हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। तो रिवर्बेटरी, ये जो ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन जो है वो रिवर्बेटरी फर्नेस में कराते हैं, या सिंटर में करते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ये तीनों जो है एक तरह का क्या बोलते हो, चूल्हा है, जैसे गैस चूल्हा घर में रहता है उसी तरह से फर्नेस है, भट्टी है, जो भी बोलो, उसमें ही कराया जाता है। उसके बारे में डिटेल कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने 2 स्टेप पढ़ लिया, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन जो है कराया जाता है 2 तरीके से, है ना। ऑक्सीडेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन कराना का, डी इलेक्ट्रोनेशन कराने का 2 तरीका है। एक का नाम है कैल्सिनेशन, एक का नाम है कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन। और दूसरे का नाम है, दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, कैल्सिनेशन कराया जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए कराया जाता है, और कार्बोनेट ओर के लिए करवाया जाता है। ये दोनों के लिए जनरली जो है एग्जांपल दिए। कैल्सिनेशन करवाया जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए, यानी जो ओर जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में रहेगा, लेकिन जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, उसको ये कैल्सिनेशन करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है ना, उसी तरह से जैसे वाशिंग सोडा में 10H2O रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो सब के लिए कैल्सिनेशन कराया जाएगा। और रोस्टिंग जो कराया जाता है ना, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, जनरली ये जो करवाया जाता है फॉर सल्फाइड ओर, ठीक है ना, सल्फाइड ओर के लिए ये करवाया जाता है रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हीटिंग होता है। तो कैल्सिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, कैल्सिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, ठीक है, स्ट्रांगली, हीटिंग द strongly below its melting point, below its melting point, either in a limited supply of air or in the absence of air, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या है, कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो कैल्सिनेशन है, हम ये क्या किसके बारे में लिखे, ये कैल्सिनेशन के बारे में लिखे। तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हाइड्रेटेड ओर रहे चाहे कार्बोनेट ओर रहे, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स किसके लिए है, बिलो इट्स है मेटल के लिए, है ना। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम ही हीट करेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, उससे कम ही हीट करना है, इतना हीट नहीं करना है कि मेल्ट करे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से कम ही हीट करना है। या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहेगा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में एयर का सप्लाई होगा, या नहीं तो एब्सेंस ऑफ एयर हो जाएगा, यानी विदाउट एयर। तो सिंपली जनरली हम लोग यही जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर में जब किसी भी ओर को हम लोग हीट करते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और एयर के एब्सेंस में जब किसी ओर को हम लोग हीट करते हैं स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हम उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ाया गया था, ठीक है।
अब कैल्सिनेशन का क्या क्या एडवांटेज है, तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैल्सिनेशन का से क्या क्या फ़ायदा होता है ना। कैल्सिनेशन से क्या क्या फ़ायदा होता है ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या क्या होता है? पहला होता है मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, मॉइस्चर इज रिमूव। पहला है क्या, मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, वोलाटाइल सब्सटेंस रिमूव हो जाएगा। वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। ठीक है। उसके बाद तीसरा है और बिकम पोरस, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, छेद हो जाएगा, बहुत सारा छेद सब हो जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, पोरस। एंड हेंस बिकम इजीली वर्केबल, मतलब इसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। इसको आगे का प्रोसेस करने के लिए, तो ये जो पोरस हो जाता है, इसका जो आगे का प्रोसेस है उसको करना आसान हो जाता है। तो क्या क्या होता है, मॉइस्चर जो रिमूव हो जाता है, मतलब वाटर हाइड्रेटेड है तो उसमें वाटर रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज रहेगा, मतलब ऐसा इम्प्यूरिटी जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो रिमूव हो जाता है। और पूरा और जो है पोरस हो जाएगा, क्योंकि इम्प्यूरिटी जो रिमूव हुआ बीच बीच से खाली हो गया, पोरस हो गया, बहुत ही सॉफ्ट हो गया, उसमें बहुत सारा स्मॉल होल्स हो गया। ठीक है। इसीलिए ये इजीली वर्केबल हो गया। ठीक है। इसके अलावा और भी होता है, इसके अलावा चौथा चीज होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो रहेगा वो भी हट जाएगा। वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज रिमूव्ड। और कार्बोनेट अगर रहेगा तो डिकम्पोज कर जाएगा, कार्बोनेट्स डिकम्पोजेज। कार्बोनेट रहेगा तो उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा और डिकम्पोज कर जाएगा। तो इतना ड्यूल होता है कैल्सिनेशन में। अब इतना चीज़ जो होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत जगह की कमी है तो हम लोग जरा इसको मिटा देते हैं। तो कैल्सिनेशन समझ गए कि क्या है, और जो है कैल्सिनेशन हो गया है। अब एग्जाम्पल के हेल्प से कैल्सिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिंक कार्बोनेट का, तो ये क्या होगा, इसका ये तो सॉलिड है, इसका कैल्सिनेशन होगा। कैल्सिनेशन का मतलब क्या हुआ, हीटिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड सॉलिड रहेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा गैस में जो रिमूव हो जाएगा, हमको ऑक्साइड मिल गया कैल्सिनेशन के बाद। ठीक है। उसके बाद जो है इसका नाम क्या है, कैलामाइन। जिंक कार्बोनेट का और का नाम क्या है, कैलामाइन। उसके बाद हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, इसका भी कैल्सिनेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है। इसका नाम है लाइमस्टोन। ठीक है। इसके और का नाम है लाइमस्टोन। ठीक है। उसके बाद है एक और आता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों एक साथ मिलता है। ठीक है। दोनों का मिक्सचर मिलता है, इसका भी हम कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिलेगा, ये भी सॉलिड रहेगा, साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा जो रिमूव हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। हमको हर केस में देखो ऑक्साइड मिलते जा रहा है, मेटल ऑक्साइड।
इसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करेंगे। इसका नाम है डोलोमाइट, इसका नाम है डोलोमाइट। ठीक है, इसी तरह से एक और है, और कॉपर कार्बोनेट भी रहता है और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड भी रहता है, दोनों एक साथ मिलता है। इसका भी हम लोग कैल्सिनेशन कराएंगे, इसका भी कैल्सिनेशन कराएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या इसको बोलेंगे कॉपर टू ऑक्साइड, दोनों में से जो नाम तुमको पसंद हो। ठीक है, इसके बाद जो है साथ में वाटर वेपर रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिमूव होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से हम लोग कॉपर को निकालेंगे, इसका नाम है मेलाचाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोनेट और जो है कैल्सिनेशन में डिकम्पोज कर जाता है और हमको मेटल ऑक्साइड मिलता है। इसी मेटल ऑक्साइड से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग लेते हैं ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, Al2O3 2H2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया, इसका भी कैल्सिनेशन करवाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, बॉक्साइट, इसका नाम क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, इसका भी कैल्सिनेशन होगा। ठीक है, कैल्सिनेशन कराने के बाद हमको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, और साथ में जो है वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर रिमूव हो गया, हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मिल गया। उसी तरह से और एग्जांपल ऑक्साइड का ले सकते हैं हम लोग, फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, ये सॉलिड है, इसका भी हम कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या होगा, Fe2O3 मिलेगा, और वाटर जो है गैस के रूप में रिमूव हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिमोनाइट, इसको बोलते हैं लिमोनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैल्सिनेशन के बारे में सीखे, हाइड्रेटेड। तो कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ओर को ले करके, ओर जो होता है हम उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली, उस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही हम इतना हीट देते हैं कि वो मेल्ट नहीं हो, तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही हीट करते हैं। और इसमें अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो उसमें वाटर वेपर रिमूव हो जाता है, और अगर कार्बोनेट सॉल्ट है तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये दोनों तरह का एग्जांपल दे करके हमने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा कैल्सिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग रोस्टिंग देखते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस से भी हम लोग जो ऑक्साइड होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और अन्य कोई भी और को ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रोस्टिंग। ठीक है, तो दूसरा जो है रोस्टिंग है। रोस्टिंग वर्ड घर में भी यूज़ करते हैं, ब्रेड को रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, मतलब किसी को भी जब फ्राई करते हैं बिना तेल मसाला के तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। हाँ, बिना तेल मसाला के किसी भी चीज़ को अगर फ्राई करते हैं तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो ब्रेड को हम लोग फ्राई करते हैं, बहुत सारे चीज़, जैसे आलू को हम लोग जो है रोस्ट करते हैं, आलू लेकर के आग में पका के खाते हैं। शकरकंद होता है ना, स्वीट पोटैटो, उसको भी आग में पका कर खाते हैं। ये सब को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। रोटी बनता है तवा के ऊपर तो वो भी रोस्टिंग होगा। ठीक है, क्लियर। डायरेक्ट आग के साथ बोलते हैं। ये जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग
the ore, heating the ore strongly in the presence of excess, उसमें क्या था, थोड़ा वो देते थे, अब इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर at a temperature below the melting point, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही हीट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन रहेगा ऑफ द मेटल। ठीक है, अब क्या है, रोस्टिंग के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग रोस्टिंग में क्या क्या होता है, ठीक है, ये सुखा देता है, इट ड्राइज द ओर जो को सुखा देगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वोलाटाइल सब्सटेंस रिमूव हो जाता है, वोलाटाइल impurities get removed, ठीक है। ड्राइज द ओर मतलब मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद जो है तो हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या तीसरा होगा, वाटर वेपर गेट रिमूव्ड, मॉइस्चर आर रिमूव्ड। तो ये सब हमारा जो है रोस्टिंग का फ़ायदा है, रोस्टिंग करने से ये सब होता है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में बस इतना का ही डिफरेंस है। कैल्सिनेशन में जहाँ हम लोग ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हेयर ऑल्सो इट इज़ बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही हम लोग हीट करेंगे। रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। तो बस इतना का ही अंतर है, बाकी दोनों में तो हीट ही करना है। कैल्सिनेशन में भी हीट करना है, रोस्टिंग में भी हीट करना है। रोस्टिंग में हीटिंग करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कैल्सिनेशन में हीटिंग करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों तो एक ही है, ऐसा है। अब हम लोग इसको भी एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि रोस्टिंग क्या है। तो जो ओर में आता है ना, ओर में बहुत तरह का इम्प्यूरिटीज रहता है सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि ये जो है सल्फर रहता है, ये रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीटिंग करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये सॉलिड है और ये गैस है। उसी तरह से आर्सेनिक रहेगा, ये सॉलिड है और ये जो है एंटीमनी को जो है गैस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है P4 फास्फोरस भी रह सकता है, ये गैस है, रिएक्ट करके ऑक्साइड गैस में। ये सारा जो है इम्प्यूरिटी रहता है, दीज आर इम्प्यूरिटीज, है ना, वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज, यही है वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज। और भी हो सकता है, ये 3 एग्जांपल दे दिए। और ये वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़ क्या करता है, जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब हीट करते हैं तो ये इम्प्यूरिटीज़ सब क्या होता है ऑक्सीजन के साथ नहीं, अभी जो हम लोग ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किए उसमें ये रिमूव नहीं हुआ, रह ही गया। उतना सारा प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन का अप्लाई किए, लीचिंग भी अप्लाई किए, फिर भी इस टाइप का इम्प्यूरिटीज़ जो है नॉन मेटल का टाइप का जो इम्प्यूरिटीज़ है वो रिमूव नहीं होता है। तो उसके लिए फिर हम जब रोस्टिंग करते हैं तो
उसमें जो है इस तरह का इम्प्योरिटीज रहता है, तो रोस्टिंग करते समय ये हट जाता है। ठीक है ना, रोस्टिंग करते इसमें क्या होता है, ये सब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और गैसियस सब्सटेंस में बदल जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरीके से हम लोग जो है इस तरह का इम्प्योरिटीज़ को भी हटा देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, क्योंकि जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है गैस में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये लोग आसानी से रिमूव हो जाता है। तो नॉन मेटल इम्प्योरिटी को ही जनरली हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन ओर के ऊपर। ये तो हुआ कि इम्प्योरिटीज जो है गैस के रूप में रिमूव हो गया, है ना, रिमूव्ड, है ना, रिमूव्ड एज गैस। ठीक है, इम्प्योरिटी रिमूव्ड एज गैस। ठीक है, अब और देख लेते हैं ओरिजिनली और, जैसे जिंक सल्फाइड रोस्टिंग जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए, है ना। रोस्टिंग किसको लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। तो जैसे जिंक सल्फाइड लिए तो इसका ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड ये सॉलिड में मिलेगा और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जिंक सल्फाइड हुआ। उसी तरह से लीड सल्फाइड भी का और मिलता है हमारे पास, इसका भी एग्जाम्पल मिलता है। तो ये हो गया हमारा लीड ऑक्साइड हो गया, सॉलिड फॉर्म में आएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोगों को मिल जाएगा Cu2S। ठीक है ना, कॉपर सल्फाइड, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, या कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड, और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस आता है। ठीक है, तो देख रहे हो सल्फाइड और है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड और है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से रोस्टिंग हो गया और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, बहुत ही डेंजरस गैस है, बहुत पॉल्यूशन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ते नहीं हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है रोस्टिंग प्रोसेस में, मेटल ऑक्साइड तो हमको साथ मिल ही रहा है, इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, और अगर ये वाला इम्प्योरिटी है तो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एसिड रेन होगा। ठीक है, तो एसिड रेन से रोकने के लिए, और दूसरा ये भी है कि अगर हम बिना किसी खर्चे के इसको यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा उसको भी देख लें, है ना। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा कमाई हो जाता है इंडस्ट्री को, मेटल ऑक्साइड से इधर तो मेटल निकाल ही लेता है और ये आराम से इससे कमाई हो जाती है, इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग पास करवा देते हैं ठंडा पानी से, पास थ्रू कोल्ड वाटर, है ना, पानी के इससे पास करा देते हैं, तो उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको वाटर से में पास करा देते हैं, तो ये जो है H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देते हैं। एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये एसिड रेन कराएगा, बहुत पॉल्यूशन करेगा, लंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। लेकिन हमको कुछ करना नहीं है, गैस तो निकल ही रहा है, गैस का मैं एक डिलीवरी ट्यूब लगा करके ठंडा पानी में डाल देना है
वो पानी में जाते जाएगा, अपने आप सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते जाएगा रिएक्शन होकर के। तो क्या दिक्कत है इसमें, हम आराम से जो है तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम करवा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग पॉल्यूशन से भी बच जाते हैं, पॉल्यूशन से भी बच जाते हैं, और एक्स्ट्रा कमाई भी सल्फ्यूरिक एसिड को बेच करके एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोस्टिंग का ये एक फ़ायदा है। ठीक है, रोस्टिंग का ये एक फ़ायदा हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग मेटल ऑक्साइड आ जाता है। ठीक है, अब इसी मेटल ऑक्साइड को आगे के स्टेप में, जो कैल्सिनेशन से भी मेटल ऑक्साइड मिला, रोस्टिंग से भी मेटल ऑक्साइड मिला, अब इसी मेटल ऑक्साइड का जो है नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्रूड मेटल मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसका भी यूज है, क्योंकि अभी भी जो है सब कुछ होने के बाद भी कुछ इम्प्यूरिटीज़ अभी भी रह गया है। उस इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए एक स्पेशल केमिकल का ज़रूरत पड़ता है। अभी भी इम्प्यूरिटीज़ है, रोस्टिंग करने के बाद भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ है, कैल्सिनेशन करने के बाद भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ है। यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जब हो जाएगा ना तो भी इम्प्यूरिटीज़ रहेगा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते समय ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशन, या रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं ना, जनरली अभी ऑक्साइड बना, अब इस ऑक्साइड से रिडक्शन करवाएंगे, तो उस रिडक्शन प्रोसेस के समय ही कुछ केमिकल ऐड करते हैं, तो जो बचा खुचा इम्प्यूरिटीज़ है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो जो एजेंट जिसको रिमूव किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि फ्लक्स है ना, एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स कुछ नहीं है, क्या है, ये क्या करता है फ्लक्स, फ्लक्स क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है इम्प्यूरिटीज़ के साथ। अभी भी जो है नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज रहेगा। ठीक है, इफ द कैल्सिन or roasted or steel contains नॉन फ्यूजिबल, मतलब मेल्ट नहीं होने वाला, नॉन फ्यूजिबल impurities of earthy material, earthy matter, then during reduction an additional substance called flux is also added। एडिशनल सब्सटेंस फ्लक्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना, एडेड टू द ओर। अब ये जो एडिशनल सब्सटेंस है ये क्या करता है, ठीक है, दिस फ्लक्स which is chemical combines with the impurities to form easily fusible product
नोन एज स्लैग। तो दो टर्मिनोलॉजी आ गया हमारे सामने, फ्लक्स एंड स्लैग आ गया। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है, एक फ्लक्स क्या है, एक केमिकल है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐड करते हैं इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए। किस समय? जब हम रिडक्शन प्रोसेस कराने लगते हैं ना, उस समय। ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग के समय नहीं। जो हम लोग रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं जनरली उसी समय कराते हैं। कैल्सिनेशन में करा सकते हैं इसको, रोस्टिंग में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग करवाते हैं जनरली रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग रिडक्शन ही करवाएंगे। तो रिडक्शन प्रोसेस शुरू करने के पहले हमको फ्लक्स और स्लैग के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो फ्लक्स क्या है, केमिकल है, क्योंकि कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो जाने के बाद भी उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाता है। हाँ, और वो इम्प्यूरिटीज नॉन फ्यूजिबल, मतलब नॉन वोलाटाइल है। ये वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल, जो हीट करने से ये किसी गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, नॉन फ्यूजिबल है, मतलब ये मेल्ट भी नहीं होता है, ऐसा है, हार्ड है एकदम। तो इस तरह के इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए हम लोग रिडक्शन कराते समय एक एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करते हैं, जो इस नॉन फ्यूजिबल मास को फ्यूजिबल बना देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये फ्लक्स जो है क्या करता है, जो केमिकल है कंबाइन करता है इम्प्यूरिटीज़ के साथ और फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना, मतलब लिक्विड बना देता है ना, फ्यूजिबल। और ये जो स्लैग है ना, वो डूबता नहीं है, बहुत ही हल्का रहता है, ये जो है तैरता रहता है मोल्टन मेटल के ऊपर। ठीक है, इसीलिए उसको हम स्टीम्ड ऑफ करके ऊपर से निकाल देंगे। मतलब फ्लक्स जो है इम्प्यूरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके जो फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम लोग स्लैग बोलते हैं, है ना। तो दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। फ्लक्स वो केमिकल है जिसको ऐड करते हैं इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए। फ्लक्स जो है इम्प्यूरिटीज़ से रिएक्ट करता है और एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग के रूप में हम इम्प्यूरिटीज़ को हटाते हैं। तो स्लैग क्या है, बहुत ही हल्का होता है, ये तैरते रहता है, डूबता भी नहीं है ना, ऊपर में आ जाता है। स्लैग जो है ना, लाइट कंपाउंड होता है, वो ऊपर में ही तैरते रहता है, तो उसको हम लोग आराम से स्कीम करके हटा देते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जान गए कि फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है। ठीक है, मैथमेटिकली भी देख लें इसको। मैथमेटिकली अब जरा देख लेते हैं। इम्प्यूरिटीज, ठीक है, इम्प्यूरिटीज, ऐसा इम्प्यूरिटीज, इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज। ठीक है, कहाँ रहता है ये, प्रेजेंट इन ओर में प्रेजेंट है। ठीक है, इससे कौन रिएक्ट करता है, फ्लक्स। ठीक है, आई बात समझ में, फ्लक्स एक केमिकल है और रिएक्ट करके ये बना देता है, क्या चीज़ बनाता है, स्लैग। ठीक है, और स्लैग क्या है, फ्यूजिबल प्रोडक्ट, वेरी लाइट इन नेचर, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, और स्लैग जो होता है लिक्विड फॉर्म में आता है। ये तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये फ्लक्स भी सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, और फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो स्लैग बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा और वो फ्लोट करेगा, वेरी लाइट इन नेचर और फ्लोट करने लगेगा, तो हम उसको ऊपर से हटा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्लक्स का मेन काम क्या हो गया। ठीक है, फ्लक्स जो है इसका मेन काम है क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। फ्लक्स का मेन काम क्या हो गया यहाँ पर
इम्प्यूरिटीज़ के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। फ्लक्स का मेन काम क्या हो गया? रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना। इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसके कारण रिएक्शन और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये जल्दी मेल्ट कर जाता है शुरू में ही, और वो तैरने लगता है, उसको हम लोग आराम से हटा देते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ नोट्स के बारे में लिखेंगे। स्लैग इज नॉट सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल मिलेगा वो भी तो पिघला हुआ मिलेगा ना, उसमें मिक्स नहीं होगा। पानी भी तो है नहीं, यहाँ तो सब ड्राई ही है ना, सॉलिड ही है, ठीक है। दूसरा चीज है लाइटर, बीइंग लाइटर इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, skimmed off from the surface of the molten metal, ठीक है। therefore रिमूवल ऑफ गैंग, जिसको हम लोग इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, बिकम्स ईजियर, ठीक है। तो यहाँ जाके सारा इम्प्यूरिटीज रिमूव हुआ। जब इम्प्यूरिटीज और का रहा, अब ये भी मेटल में आएगा इम्प्यूरिटीज, इसलिए हम लोग क्रूड मेटल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाके फ्लक्स जो है इम्प्यूरिटीज़ को स्लैग के रूप में रिमूव कर रहा है। स्लैग जो लाइट सब्सटेंस होता है, जब हम ये प्रोसेस करते हैं रिडक्शन प्रोसेस, तो उसमें जो मेटल आता है ना, वो भी मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि बहुत ही हाई हीट एनर्जी पर हम लोग ये सब काम करते हैं, तो जिसके कारण जो इतना भी मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो नीचे लिक्विड जमा हो गया और उसके ऊपर स्लैग जमा हो गया, उस स्लैग को ऊपर से हटा लेते हैं। जैसे दूध में ऊपर में छाली जमा हो गया, जैसे दूध के ऊपर छाली जमा हो जाता है ना, उसी तरह से मेटल के लिक्विड के ऊपर ये छाली के तरह स्लैग जमा हो जाता है, उसको हम ऊपर से हटा देते हैं। तो इस तरीके से जो है लास्ट इम्प्यूरिटी जो है, लास्ट पार्ट जो कि अभी तक नहीं हटा था, वो भी हट गया फ्लक्स के मदद से। और फ्लक्स इम्प्यूरिटी से रिएक्शन करके जो सब्सटेंस बनाता है उसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए ये सब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फ्लक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स दो तरह का होता है, बेसिक फ्लक्स होता है और दूसरा होता है एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिक फ्लक्स मतलब उसका नेचर बेसिक है, एसिडिक फ्लक्स मतलब एसिडिक है। तो फ्लक्स एक्चुअली क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो बेसिक फ्लक्स क्या करेगा, एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, और एसिडिक फ्लक्स क्या करेगा, बेसिक इम्प्यूरिटीज़ के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेसिक फ्लक्स कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ फॉर एसिडिक इम्प्यूरिटीज़, ठीक है, लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, एक्सेट्रा भी है। और एसिडिक फ्लक्स किसके लिए यूज होता है, फॉर बेसिक इम्प्यूरिटीज, ठीक है। बेसिक इम्प्यूरिटीज लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड,
मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ये सब है एसिडिक फ्लक्स, है ना। एसिडिक फ्लक्स ये सब को हटाएगा, बेसिक फ्लक्स ये सब को हटाएगा। तो हम लोग जो है एक एक करके जरा दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिए मान लेते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। ये क्या है? एसिडिक इम्प्योरिटीज है, ये है एसिडिक इम्प्योरिटीज, एसिडिक इम्प्योरिटीज। इसमें हमको बेसिक फ्लक्स देना होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेसिक फ्लक्स हो गया हमारा। और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन जब इस दोनों में रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम सिलिकेट बनेगा तो ये लिक्विड बन जाएगा, है ना, जो लाइट होगा। और साथ में जो है कैल्शियम सिलिकेट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम सिलिकेट, यही हमारा स्लैग है, जो लिक्विड फॉर्म में स्लैग है, हल्का है, उसको हम ऊपर से रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिलिकॉन का को हटा सकते हैं दूसरे कंपाउंड से भी, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट से भी हटा सकते हैं। ये एसिडिक इम्प्योरिटीज है, ये बेसिक फ्लक्स है, ठीक है। इसका जब रिएक्शन होगा इसके साथ तो बनाएगा फिर से कैल्शियम सिलिकेट ही बनाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो निकल जाएगा, और ये कैल्शियम सिलिकेट है स्लैग के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड रिमूव हो गया। सिलिकॉन ऑक्साइड को हम और भी रिमूव कर सकते हैं और मेथड से भी, मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी करा सकते हैं रिएक्शन, ये भी बेसिक फ्लक्स है, ठीक है। ये सारा जो है क्या है? एसिडिक इम्प्योरिटीज है ना, ये सारा एसिडिक इम्प्योरिटीज है। एसिडिक इम्प्योरिटीज को हम डिफरेंट बेसिक फ्लक्स से हटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्लैग बन के निकल गया, ठीक है। ये जो इम्प्योरिटी है सिलिकॉन ऑक्साइड रिमूव हो गया। इसी तरह से और भी है फास्फोरस पेंटॉक्साइड या और भी जो भी एसिडिक इम्प्योरिटीज है, इसमें से कोई बेसिक फ्लक्स को यूज़ करेंगे और इधर हमारा स्लैग के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये स्लैग के रूप में निकल गया सब। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, इस बार बेसिक इम्प्योरिटीज लेते हैं, बेसिक इम्प्योरिटीज है। बेसिक इम्प्योरिटीज लिए तो एसिडिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। तो एसिडिक फ्लक्स कौन है? सिलिकॉन ऑक्साइड, एसिडिक फ्लक्स हो गया। तो ये दोनों जब रिएक्ट, ये भी सॉलिड, दोनों रिएक्ट करेगा, स्लैग बनाएगा, आयरन सिलिकेट, ठीक है, आयरन सिलिकेट, ये स्लैग बन गया, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट, ठीक है। ये क्या है? स्लैग है, स्लैग के रूप में इसको हम रिमूव कर दिए, किसको? आयरन ऑक्साइड को फेरस सिलिकेट के रूप में हटा दिए। बेसिक इम्प्योरिटी या एसिडिक फ्लक्स ऐड करके उसको जो है फेरस सिलिकेट के रूप में हटा दिए। उसी तरह से किसी में मान लो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है जो इम्प्योरिटीज, तो ये भी हो जाएगा बेसिक इम्प्योरिटीज, बेसिक इम्प्योरिटीज हो जाएगा। इसमें भी एसिडिक फ्लक्स ही देंगे,
तो एसिडिक फ्लक्स हमारे पास है सिलिकॉन ऑक्साइड, ये जो है एसिडिक फ्लक्स है। अब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये भी एक स्लैग है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम सिलिकेट के रूप में हटा दिए। तो ये दोनों जो है बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं। तो बेसिक इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स लगा दिए और ये जो है स्लैग बना, और स्लैग को हम लोग, क्योंकि ये हल्का होता है, ऊपर तैरते रहेगा मोल्टन मेटल के ऊपर, तो हम आराम से इसको हटा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कीम ऑफ करके हटा देंगे। नीचे मेटल लिक्विड पड़ा रहेगा, उसको बाद में हटाएंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग जो है रिडक्शन प्रोसेस में भी कुछ बचा खुचा इम्प्योरिटीज़ को हम लोग रिमूव करते हैं। इसके बाद जो है आगे फिर रिडक्शन और रिमूवल ऑफ सच इम्प्योरिटी और टेकिंग प्लेस सेम टाइम। ठीक है ना। ओके, हैव अ नाइस डे।